हम हर दिन सड़क दुर्घटना, कभी कभी रेल दुर्घटना और कभी कभी हवाई जहाज की दुर्घटना के बारे में सुनते रहते हैं। जान जाने का सबसे कम खतरा अपेक्षाकृत देखें तो सड़क में, फिर उसके बाद रेल में, और सबसे ज्यादा खतरा जहां पे दिखाई देता है वह वायु दुर्घटना में, क्योंकि वहां बचने की संभावना बहुत कम होती है। लेकिन फिर भी वहां बचा जा सकता है। सही प्रशिक्षण हो, सही कौशल हो, सही तकनीकी हो, सही उपाय हो, सही मानक हो, तो यह सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। चूंकि अभी हाल ही में बीते सप्ताह में जापान में एक बहुत बड़ी वायु दुर्घटना हुई, यानी कि एक विमान का दूसरे विमान से टकराना हुआ, और इस टकराने की वजह से कई लोगों की जानें जाते जाते रह गईं। कुछ जानें गईं, लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या में यह जान जा सकती थी, ऐसा नहीं हुआ। तो आखिर ऐसा क्यों नहीं हुआ, और जापान ने कैसे अपने आप में यह इतना बढ़िया सुधार किया कि एक बड़ी दुर्घटना को उसने बहुत ही कम संख्या के साथ बचा लिया। तो इस पूरे मामले को हम समझेंगे। टोक्यो विमान दुर्घटना से आखिर भारत क्या सीख सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है केवल और आप देख रहे हैं दृष्टि आईएएस का एडिटोरियल एनालिसिस प्रोग्राम। चलिए, इस प्रोग्राम में हम सबसे पहले देखते हैं कि आखिर क्या है पूरा का पूरा एडिटोरियल। तो यहाँ पे यही आया है कि एविएशन प्रोफेशनलिज्म, यानी कि भारतीय विमानन की अगर हम बात करें, भारत के संदर्भ में बात करें, तो जो विमानन व्यवसायिकता है, प्रोफेशनलिज्म है, वहां पर भारत क्या सीख सकता है। तो इस पूरे आर्टिकल में हमें ये बातें जो दिखेंगी, इसे हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे और किन बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले की मुख्य खबर क्या है, और मुख्य खबर को जानने के बाद हम देखने का प्रयास करेंगे क्यों इतना चौंका रही है टोक्यो विमान दुर्घटना। टोक्यो विमान दुर्घटना में बहुत सारे लोग मरते मरते बच गए। तो आखिर ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, लोग हैरान हैं इस बात को समझने के लिए, और इससे क्या क्या सीख सकते हैं, इस वजह से यह काफी चर्चा में है। हम कुछ अन्य विमान घटनाओं को भी देखेंगे और तुलना करेंगे कि आखिर कहां पर चूक हो रही है, कहां पर लापरवाही हो रही है। कुछ ऐसी और घटनाएं हैं जो भारत से जुड़ी हुई हैं और उसमें क्या चिंताएं देखी गई हैं, और भारत इस संदर्भ में क्या स्थिति को अपने आप में देखता है, और उसके बाद अंत में हम देखेंगे कि जापान से क्या सीख सकता है भारत। और यह पूरी की पूरी जो खबर है द हिंदू के आर्टिकल से ली गई है। तो यहाँ पे देखिए क्या है मुख्य खबर। खबर की बात करें तो वही 2 जनवरी 2024 की बात आती है। यह वो दिन था जब जापान एयरलाइंस यानी कि JAL का एयरबेस A350 विमान लैंड करने वाला था टोक्यो हवाई अड्डे पर। वहां का हवाई अड्डे का नाम है हानेडा। उस हवाई अड्डे पर लैंड करने वाला था, तभी वहां पर जापानी तटरक्षक बॉम्बार्डियर -8 विमान आ गया और वो उससे टकरा गया। तो आखिर यह जो होने वाला था, इसको रोकने का प्रयास हुआ था कि ऐसा टकराव हो ना, क्योंकि उसके लिए एक प्रॉपर एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है। हर देश का अपना एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है, और एयर ट्रैफिक कंट्रोल का काम क्या होता है कि जो हवाई जहाज होते हैं रडार के माध्यम से वह उनसे कनेक्ट रहता है, उनको ट्रैक करता रहता है, और साथ में उनसे बातचीत भी करते रहता है, और उनको निर्देश भी देते रहता है कि इस वक्त से किस स्थिति में होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए। तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो जापान का है, उसके द्वारा यह बात कही गई थी। जो जापानी तटरक्षक विमान था, उस विमान को साफ साफ कहा गया था कि अभी यह जो A350 विमानन है, इसके आने की संभावना है। तो इसको कहा गया जापानी तटरक्षक विमान को कि आप होल्डिंग पॉइंट पर चले जाइए। होल्डिंग पॉइंट पर जाने के लिए जब उनसे कहा गया, तो यह खबर जब होल्डिंग पॉइंट पर जाने की उन्हें भेजी गई, यह खबर उनसे मिस हो गई, और यह खबर मिस होने की वजह से ये उस जगह पर पहुंच गए जहां पर A350 विमान लैंड होने वाला था, और अंततः ये आपस में भिड़ गए। तो यह जो खबर मिस कर दी गई, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने आगे जानकारी भेजी थी, इसकी वजह से यह एक चूक हुई। एक चूक में हम किसको जिम्मेदार ठहराते हैं, इससे बड़ी बात यह है कि चूक क्या हुई है, इसको हम एक बार के लिए समझ जाएं। तो चूक क्या हुई अभी फिलहाल आप समझ गए हैं। अब बात आती है इस दुर्घटना में अच्छा क्या दिखाई देता है। अच्छा ये दिखाई देता है कि अनुशासन और चालक दल के प्रशिक्षण की उच्चतम गुणवत्ता हमने देखी। कैसे देखी कि इस पूरी की पूरी दुर्घटना से जो A350 विमान था, उसमें T79 यात्री जो थे, इन्हें बाहर निकाल लिया गया। इनमें से कोई भी नहीं मरा। एक जलता हुआ विमान था, ये पूरी तरह से जल रहा था जिस दौरान यह घटना हुई, और उससे वह बढ़ती जा रही थी आग, और उससे बहुत कम समय में, कुछ मिनट के अंदर, सिर्फ 2 मिनट के अंदर सभी यात्रियों को, कितने यात्री, 379 यात्रियों को निकाल लिए गए। लेकिन तटरक्षक जो विमान था
उसमें 6 यात्री थे, उसमें से क्योंकि वह छोटा था तो 6 में से 5 जो थे वह वहीं पर उनकी जान चली गई, एक उसमें से बच गया। लेकिन ये जो बड़ा विमान था जिसमें आग लगी हुई थी और बहुत तेजी से बहुत कम समय में फैल रही थी, उससे 2 मिनट के अंदर 379 लोगों को निकालना, आप सोचिए कितनी बड़ी बात है, वो भी ऐसी परिस्थिति में जहां पर रास्ते अच्छी तरह से खुल नहीं रहे हैं, आग लगी हुई है और हर कोई डरा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जलते हुए विमान से व्यवस्थित जो निकाला गया, इसके लिए इन्हें क्रेडिट देना चाहिए कि जो क्रू मेंबर था जापान एयरलाइंस का, उस क्रू मेंबर को अच्छा खासा प्रशिक्षण मिला हुआ था। साथ में जो यात्री थे उनको जब यात्रा शुरू होती है उसके पहले जो दिशा निर्देश दिए गए थे उसका उन्होंने बेहतर तरीके से पालन किया है। साथ साथ यह भी दिखाई देता है कि जो आपातकाल में निकासी की व्यवस्था विमान में थी वह बहुत सही थी, इसी वजह से 2 मिनट से कम समय में ऐसा हो सका। और यह भी कहा जाता है कि इस प्रकार के जो विमान होते हैं इनमें एग्जिट करने की व्यवस्था इस प्रकार की बनी हुई है कि 90 सेकंड के अंदर सारे के सारे यात्री बाहर निकल सकते हैं। इस वजह से देखा जाए तो इन्हीं कारणों से ये सारे यात्री बच सके हैं। इतनी बड़ी दुर्घटना एक तरह से हम देखें तो टल गई है, विमान नहीं बचा लेकिन यात्री बच गए, और यही हमारी यहाँ पर उपलब्धि है। इसीलिए दुनिया देखती है जापान की तरफ, और जापान की तरफ देखने के साथ साथ हमें थोड़ी सी अब दुनिया को देखना पड़ेगा। कुछ घटनाएं देखिए, जैसे 2 अगस्त 2005 को पेरिस से यानी कि फ्रांस से टोरंटो जा रही एक एयर फ्रांस की उड़ान थी AF 358। अब क्या हुआ, भारी बारिश होती है, भारी बारिश की वजह से रनवे में यह फिसल जाती है। अब रनवे में यह विमान जब फिसल गया तो उसमें आग लग गई। यहां पर भी 309 यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया था, लेकिन यहां पर जब देखा गया कि कुछ को चोटें आई और जब वो यात्री बाहर निकल रहे थे तो कुछ फोटो खींची गई और फोटो में ये देखा गया, पता चला कि वो जो यात्री थे उनके हाथ जले हुए थे, कई यात्रियों के हाथ जले हुए थे, लेकिन अपने हाथ में वे सामान लेकर बाहर निकल रहे थे। तो आप देखिए कि जलते हुए हाथों के साथ विमान से निकल रहे हैं, हाथ में सामान है, सामान के प्रति जो उनकी चिंता है, उसमें सामान निकालने के लिए जब उन्हें समय देना पड़ता है तो रास्ता बाधित होता है। एक तो वे भी परेशान होंगे, उनके जीवन पे भी खतरा हो रहा है, दूसरी तरफ बाकी लोगों के जीवन पे भी खतरा हो रहा है और समय ज्यादा लग रहा है तो सबके जीवन पे खतरा हो रहा है। तो ये लापरवाही है और यही लापरवाही नहीं करनी है, यह बात हमें समझ में आती है। और यही लापरवाही इस बार जो 379 यात्री थे बाहर निकलते वक्त नहीं किए। उसके बाद 3 अगस्त 2016 की बात अगर देखें तो तिरुवनंतपुरम से दुबई जाने वाली एक उड़ान थी, उसमें यात्रियों द्वारा इसी तरह की कार्रवाई हुई कि दुर्घटना जब हो गई थी तो दुर्घटना होने के बाद सबके सब जब वो विमान से बाहर निकल रहे थे तो हाथ में सामान लेकर निकल रहे थे, हालांकि यहां पर भी जान को बचाया जा सका। अब उसके बाद देखिए कि उड़ान के जो पहले की आपातकालीन प्रक्रिया होती है उसमें जो निर्देश दिए जाते हैं वह निर्देश यात्रियों द्वारा फॉलो नहीं किए जा रहे थे। इसी वजह से समय जो था कि 90 सेकंड के अंदर निकाला जा सकता है इस तरह के विमान से यात्रियों को, वह निकालना मुश्किल हो रहा था। तो इस वजह से हमें ध्यान देना होगा कि सारी जिम्मेदारी एक यात्री न सिर्फ उस यात्रा कराने वाले विमान, उस एयरलाइन, उस क्रू मेंबर, उस एयर ट्रैफिक कंट्रोल, उस देश को, उस सरकार को दे सकता है, बल्कि उसे अपने आप को भी जिम्मेदार ठहराना होगा। अब यहाँ पे बात आती है कि यह सारा सारा जब कुछ हो जाता है तो हम भारत के संदर्भ में देखते हैं थोड़ा बहुत, तो हमें कुछ चीजें और ऐड होंगी, और कौन कौन सी चिंताएं हैं भारत के साथ साथ दुनिया के लिए भी है लेकिन भारत के लिए भी है, जोड़ के देखते हैं। तो 20 दिसंबर 2023 को कोच्चि से दुबई जाने वाली एक एयर इंडिया एयरबस की उड़ान के चालक दल द्वारा की गई अत्यधिक हार्ड लैंडिंग का मामला सामने आया। हार्ड लैंडिंग का मामला क्या है कि लैंडिंग हमेशा सॉफ्ट होनी चाहिए, अगर सॉफ्ट लैंडिंग होगी तो इसका मतलब ये है जो उसका लैंडिंग गियर है वह प्रभावित नहीं होगा। साथ साथ सॉफ्ट लैंडिंग होगी तो जितना भी वजन पड़ता है लैंड होते वक्त उतना वजन नहीं पड़ेगा, तो दुर्घटना होने की संभावना कम है। उसके पीछे की एक साइंस है, उसको भी चलिए देख लेते हैं। फिलहाल के लिए 27 दिसंबर को जब एक मामला सामने आता है कि एक जहाज को, हवाई जहाज को मुंबई के ऊपर उड़ना था, कितनी ऊंचाई पर, 31,000 फीट की ऊंचाई के ऊपर ही उसको लगभग रहना था, तो वह रहा उस वक्त 9,000 फीट की ऊंचाई पर, जो कि ठीक नहीं था। अब एक जो फ्लाइट थी जो दुबई में लैंड हो रही थी भारत की एयर इंडिया की, वह 3.5G लैंडिंग उसने की। अब 3.5G लैंडिंग का मतलब क्या है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जानना। दरअसल अगर कोई विमान है वह 1G लैंडिंग करता है तो इसका मतलब कि जब वह लैंडिंग कर रहा है तो उसके पहियों पर जो भार पड़ता है विमान के वजन के बराबर होता है।
लेकिन जब हम बात करते हैं 3.5G की, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके पहियों पर जो भार पड़ेगा वह कितना होगा, जो हवाई जहाज का वजन है उसका 3.5 कर दीजिए, तो वजन का 3.5 गुना, तो होना चाहिए अधिकतम कितना 1G, और हो रहा है 3.5G, यानी कि 3.5 गुना ज्यादा। अब आप पूछेंगे जी क्या है? जी है गुरुत्वीय अभी गुरुत्वीय क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी वजह से वजन बढ़ता है। यहाँ पे जब गति उस प्रकार की होती है और सॉफ्ट लैंडिंग नहीं होती तो टायर पर प्रभाव पड़ता है, और जब टायर पर प्रभाव पड़ता है तो लैंडिंग गियर खराब होने की समस्या हो सकती है, अन्य भी कई समस्याएं हो सकती हैं उसके अलग अलग पार्ट्स में, तो उससे दुर्घटना होने की संभावना और जान जाने की संभावना बनी रहती है। अब यहाँ पे बात आती है और भी कुछ समस्याएं हैं, जैसे नई तकनीकी आती है और पायलट पुराने रहते हैं। नया मैकेनिज्म आता है और उसका अंदाजा पायलट को नहीं रहता है कि किस परिस्थिति में यह जो हवाई जहाज है इसका जो मैकेनिज्म है वह कैसा परफॉर्म कर सकता है, बेटर या बिटर, कैसा अच्छा या बुरा, किस प्रकार का परफॉर्म। तो यह बात देखने वाली बात होगी कि उसका अंदाजा रहे। अचानक से कोई जिम्मेदारी किसी को इस बात पे ना दे दी जाए कि वह कोई पायलट है जो सीनियर है और कोई नई चीज आई है तो उसको इसकी जिम्मेदारी दे दी जाए। कोई नई चीज अब आती है, नया मैकेनिज्म आता है, नई तकनीकी आती है, तो उसकी जानकारी भी दें, ना सिर्फ जिम्मेदारी दें। दूसरी बात, अब जापान से यहाँ पर हम क्या सीख सकते हैं इस पूरी दुर्घटना को शामिल करते हुए? सबसे बड़ी बात देखिए, जापान ने जो सीखा है हमें वो सीखना पड़ेगा। जापान में आज से लगभग 40 साल पहले, 40 साल अगर हम नहीं बोले तो 39 साल के आसपास, 12 अगस्त 1985 की बात, टोक्यो से ओसाका जा रही थी फ्लाइट, और उस फ्लाइट में जो दुर्घटना हुई इसमें 524 में से 520 लोग मर गए, और यह जो 520 लोग मरे यह पूरी दुनिया को हैरान कर रहे थे। यह बहुत बड़ी घटना थी, बहुत दुखद घटना थी, और जापान भी इससे काफी शॉक था। जापान को लगा कि उसे अब सीखना हो, और जापान में अपनी एक अलग तरह की संस्कृति है, वह हमेशा अपने आप को नुकसान होने के बाद उससे सीखते हैं और अपने आप को बेहतर करते हैं, और यही इस बार भी हुआ। जापान की एक संस्कृति है जिम्मेदारी लो। जब यह दुर्घटना हुई तो यहाँ पर जापान एयरलाइन ने जिम्मेदारी ली और यह देखा कि हमसे जो गलती हुई है, अब यह जो गलती हुई थी तकनीकी कारणों से हुई थी, टेक्नीशियन की वजह से हुई थी, कि उसकी जो गलती थी उसको सबने स्वीकार किया और ये कहा कि गलती कहीं भी हो सकती थी। तो हर किसी को अपने अपने स्तर पर अब तैयार रहना होगा, बेहतर रहना होगा। हर किसी ने जो जिम्मेदारी ली उसका असर हम देखते हैं 39 साल बाद की इस घटना में, कि सबकी मिली जुली जिम्मेदारी का असर है कि उन्होंने अपनी कार्य संस्कृति में इसको इस प्रकार से शामिल कर लिया कि उनकी कार्य संस्कृति थोड़ी सी सख्त दिखाई देती है, लेकिन सख्त दिखाई देने से कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वह बेहतर के लिए। सख्त का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि उन्हें परेशान किया जा रहा है, सख्त का मतलब ये होता है कि वे जिस काम में लगे हुए हैं उस काम को जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक कल्चर वहां पे ये भी डेवलप हुआ। 2005 में एक बात सामने आई कि वहां पे एयरलाइंस में काम करने वाले जो लोग हैं उनके बीच में यह जानकारी नहीं थी कि 1985 को जो टोक्यो से ओसाका जाने वाला विमान था उसमें 520 मौतें हुई थी, और क्या समस्या थी, क्या गड़बड़ी थी, क्या प्रमुख खामी थी और क्या अन्य खामियां हो सकती हैं। इस बात का अंदाजा एक बार के लिए जापान खो चुका था 2005 के दौरान, और जब इस बात को ध्यान दिया गया तो इसको अपनी इस गलती को फिर स्वीकार किया और माना कि एयरलाइन से जुड़े हर किसी को यह बात पता होनी चाहिए। फिर प्रशिक्षण हुए, जागरूकता कार्यक्रम वहां पे चले, वहां पर जो मलबा था उस मलबे के पास ले जाकर दिखाया गया कि किस किस प्रकार की समस्याएं होती हैं, आपको किस प्रकार की समस्याओं के लिए अवेयर रहना होगा। तो इससे क्या हुआ, हर कोई जापान एयरलाइंस में इस सारी समस्याओं से परिचित था जो आने वाले समय में आ सकती हैं, जैसे आई तो उसका असर हम देखते भी हैं। अब साथ साथ अब देखिए भारत को और किन बातों पे ध्यान रखना होगा, जो भारत की अपनी जो मिस्टेक है जो करता है, जो हमने देखा है, जैसे कि ऑपरेशन, कि किस प्रकार का हवाई जहाज है, किस प्रकार की उसका मैकेनिज्म है, किस प्रकार की उसकी तकनीक है, उसको चलाना बेहतर तरीके से आना ही चाहिए, उसको ऑपरेट करना आना चाहिए, उसके लिए प्रशिक्षण देने की पूरी व्यवस्था करनी चाहिए। और प्रशिक्षण देने में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई सीनियर है, इसका मतलब यह नहीं कि वह
ज्यादा बेहतर कैंडिडेट होगा। प्रशिक्षण हर किसी को मिलना चाहिए। और बात रही कि जब जिम्मेदारी आती है ज्यादा यात्रियों को लेकर जाने की, वह जिम्मेदारी प्रशिक्षित व्यक्ति को देना ज्यादा बेहतर होता है, ना कि सीनियर व्यक्ति को देने से, वरिष्ठ व्यक्ति को देने से। तो वरिष्ठ व्यक्ति भी है तो उसे भी प्रशिक्षण मिलना चाहिए। सुरक्षा में सुधार, और भी ये जो सुरक्षा मानक हैं उन सारे, चाहे हवाई अड्डों पे लैंडिंग करते वक्त जो दिशा निर्देश हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, उसके अलावा जितने भी सुरक्षा मानक है, चाहे उसका टायर हो, चाहे उसके तकनीकी हो, उन सारी बातों का, निकास द्वार हो, उन सारी बातों का पूरा विशेष ध्यान रखना होगा। अब साथ में देखिए केबिन क्रू का भी इस बार बहुत अच्छा योगदान था, क्योंकि जिस प्रकार उन्होंने सारे यात्रियों को मैनेज किया और उन्हें सुरक्षा तक एक उपलब्ध कराते हुए बाहर लेकर आए, यह अभी अगर ऐसी घटना कहीं और दुनिया के दूसरे देश में होती तो शायद उतनी आसान नहीं होती जितनी जापान वालों ने किया, क्योंकि वो अपनी गलती से सीख रहे थे। तो भारत में भी केबिन क्रू को उतना एक्टिव करना होगा, वैसा प्रशिक्षण देना होगा। अगर अभी तक नहीं दिया जा रहा है तो अब माना यही जाता है कि अभी थोड़ी सी ढील दी जा रही है। इसे और सख्ती से, एक सख्त कार्य संस्कृति की जो बात हुई थी जापान की, उसे लागू करने की जरूरत दिखाई देती है। दूसरी तरफ यात्रियों को लेकर भी ये बात समझ में आती है कि यात्रियों को भी जागरूक रहना होगा। जो गलतियां पहले उन्होंने की है कि अपने सामान को अपने जान से ज्यादा तवज्जो दी है, वह नहीं चलेगा। सामान और जान में से हमेशा उनको चुनाव अपनी जान का करना ही बेहतर होगा, और दूसरी की जान का भी सम्मान यहाँ पर करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो ये मुख्य बातें हैं जो हमें जानना जरूरी है, और आज के पूरे आर्टिकल में यही बातें थी। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, और आप एक बेहतर जिम्मेदार नागरिक तो बनेंगे ही, साथ में यह आपकी परीक्षा के लिए भी बहुत ही काम आने वाली है। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।